प्यारे बच्चों, मैं अनुज कुमार मौर्य श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। आज हम सब बल्ब की फसलों का अध्ययन करेंगे। हमारे आपके सिलेबस में दो ही बल्ब की फसलें हैं, एक लहसुन और दूसरा प्याज। पहला आज हम प्याज के बारे में जानकारी करेंगे। देखते हैं प्याज का वानस्पतिक नाम एलियम सेपा और जो कुल है एलियेसी कुल का, एलियेसी या लिलियेसी। अब देखेंगे प्याज का महत्व एवं उपयोग। प्याज का अनेकों उपयोग है। प्याज सब्जी के रूप में, सलाद के रूप में और साथ ही साथ दवाई के रूप में आता है। प्याज में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे काटने पर उसके आँख में हमें आंसू आने लगते हैं। उस एंजाइम का नाम है एलाइन प्रोपाइल डाइसल्फाइड। यही एंजाइम है, जब हम प्याज को काटते हैं तो आँखों में एक झर से लगती है। ठीक है। अब हम देखते हैं प्याज के लिए जलवायु। प्याज के लिए जलवायु इसे समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। प्याज की रोपाई के समय माने बढ़वार के समय अगर देखा जाए तो कम तापमान की आवश्यकता होती है और उसके कंदों की वृद्धि के समय 15 से 21 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ खुदाई के समय अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम देखते हैं प्याज की लिए 3 प्रकार के तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसके लिए अब हम देखते हैं मृदा। वैसे तो प्याज को किसी भी मृदा में आसानी से उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छी तरह उत्पादन के लिए प्याज की ह्यूमस वाली रेतीली मृदा या दोमट मृदा जो जीवांश युक्त हो, प्याज की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। ठीक है। इस तरीके से ये मृदा हो गया। अब हम देखेंगे एक टॉपिक इसमें है भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी में हम देखते हैं 2-3 बार हम कल्टीवेटर से जोतते हैं, जुताई कर लेते हैं। एक बार गहरी जुताई पहले कर लेते हैं। जितनी बार हम कल्टीवेटर से जुताई करते जाते हैं उतनी बार बराबर मात्रा में हम उसको पाटा भी लगाते जाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो ढेले हुए ढेले टूट जाएं और हमारी मिट्टी भुरभुरी हो जाए। प्याज के लिए भुरभुरी मिट्टी अति आवश्यक होती है। ठीक है। अब आगे देखेंगे प्याज की प्रमुख किस्में। प्याज की प्रमुख किस्में हैं। प्याज को 3 प्रकार के मौसम के अनुसार डिवाइड किया गया किस्मों को। पहला है खरीफ मौसम की किस्में, दूसरा रबी मौसम की किस्में, ये आपकी है रबी मौसम की किस्में हैं। रबी मौसम की किस्में आपका भीमा, सुपर, भीमा, गहरा लाल, एग्री फाउंड, डार्क रेड और तीसरा है बसवंत 807। ये आपकी इतनी जो किस्में हैं ये रबी मौसम की किस्में हैं। ठीक है। अगला है ये आपकी खरीफ मौसम की किस्में हैं। ठीक है। ये आपकी इतनी हो गई रबी मौसम की। आगे है खरीफ मौसम की। खरीफ मौसम में आपकी है N241, पूसा रेड, एग्री फाउंड, लाइट रेड। अब वर्षा मौसम की किस्में या कह लीजिए ग्रीष्मकालीन इसको हम कह सकते हैं। तो ग्रीष्मकालीन में है पूसा रत्नार, ब्राउन स्पेनिश, पंजाब 48, अर्का निकेतन, उदयपुर 102, अर्का प्रगति। अब हम देखते हैं इसके बोने का समय क्या है, यानी हम नर्सरी में कब बीज को हम बुआई करते हैं। नर्सरी में बीज की बुआई के लिए हमारे यहाँ जो मैदानी क्षेत्रों में है उसके लिए उत्तर भारत में अक्टूबर से मध्य नवंबर तक नर्सरी में हम बुआई करते हैं। यह हमारी
यहाँ प्याज की नर्सरी में बुआई करने का सबसे उपयुक्त समय यही होता है। ठीक है। बीज की मात्रा हमारी ये है कि अगर हम छोटे दाने वाले बीज से अगर नर्सरी डालते हैं तो 8 से 10 किलोग्राम बीज जो होता है प्रति हेक्टेयर लगता है। अगर कंदों की हम बुआई कर रहे हैं बेचने के लिए कंद को, तो हमें कंद की आवश्यकता होती है 10 से 12 कुंतल। अगर उन्हीं कंद को अगर हम कंदों से बीज उत्पादन के लिए कर रहे हैं तो 25 कुंतल जो होता है कंद वह प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। इस तरीके से नर्सरी में बुआई के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज, अगर हम नर्सरी में बुआई ना करके कंदों से अगर सब्जी की हरी फसल लेते हैं साग के रूप में या सब्जी के रूप में तो 10 से 12 कुंतल। अगर हम बीज के लिए कंदों की बुआई कर रहे हैं तो 25 कुंतल बीज जो कंद हैं वे 25 कुंतल प्रति हेक्टेयर कंदों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये हो गया। आगे आपकी है नर्सरी की तैयारी या नर्सरी तैयार करना। सर्वप्रथम हम देखेंगे नर्सरी तैयार करने के लिए हमें 1 हेक्टेयर के लिए 500 वर्ग मीटर की क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं, खेतों को अच्छी तरीके से जुताई कर लेते हैं, उसमें अच्छी मात्रा में हम कंपोस्ट की सड़ी हुई कंपोस्ट मिलाते हैं या गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद को मिला लेते हैं। इस तरीके से मिलाने के बाद खेत जो हम तैयार कर लेते हैं तो 5 मीटर लंबी और 1 से 1.25 मीटर चौड़ी क्यारियों का हम बनाते हैं। और क्यारियाँ बनाते समय हम यहाँ ध्यान देते हैं कि क्यारियाँ हमेशा ज़मीन से 20 सेंटीमीटर उठी हुई हो। देखिए आप क्यारियाँ बनाएंगे ऐसे इस प्रकार से, यह आपकी जैसे 5 मीटर लंबी है और आपकी 1 से 1.5 सवा मीटर कहा जाए तो चौड़ाई है। इस तरीके से हम 500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में कई क्यारियों का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन ये जो 2 क्यारियों के बीच में 30 सेंटीमीटर की हम जगह छोड़ देते हैं। ये जगह जो होती है या जल निकास सिंचाई करने के लिए या और इसी नाली में खड़े होकर के इसमें दवाओं का स्प्रे करने के लिए, साथ ही साथ इसी नाली में खड़े होकर के यहाँ से हाथ से खरपतवारों को निकालने के लिए ये जो 30 सेंटीमीटर की जगह होती है इसके उपयोग में इसको लाते हैं। ठीक है, अगर सिंचाई करते समय अधिक पानी लग गया तो हम क्या करते हैं, इसी क्यारियों से पानी हम इस नाली में निकाल करके जल निकास भी कर लेते हैं। ठीक है, यह हो गया। और इसमें यह भी ध्यान देना आवश्यक होता है कि जो नालियाँ हैं ये जो क्यारियाँ हैं, क्यारियाँ ज़मीन से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर ही होनी चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है कि बरसात हो जाए या अधिक सिंचाई हो जाए तो पानी आसानी से निकाला जा सके या बारिश के मौसम से पानी को वो फसल को बचाया जा सके। ठीक है, इस तरीके से हम क्यारियाँ बनाते हैं। क्यारियाँ बनाने के बाद हम उसमें प्रत्येक क्यारी में 15 किलोग्राम गोबर की खाद डालते हैं। डालते के बाद खेतों उसको अच्छी तरीके से गुड़ाई करते हैं। गुड़ाई करने के बाद हम बीज की बुआई करते हैं। बीज की बुआई करने के बाद वैसे तो बीज को लाइन से लाइन बोना चाहिए क्यारियों में, इसी प्रकार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज को इसी प्रकार हम 10 सेंटीमीटर की लाइन से लाइन की दूरी पर हम बो देते हैं। बीज अगर हम लाइन से लाइन बुआई करते होते तो अच्छा रहता है, जिसमें डंपिंग ऑफ रोग लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इस तरीके से हम लाइनों में बुआई करते हैं। बुआई करने के बाद हम इस जो आपकी ये सीड बेड है इसको हम पहले से तैयार हुई गोबर की खाद का जो मिट्टी है उसको हम हल्की पर इसको ढक देते हैं। ढक देने के बाद हम सूखी घास से क्यारियों को ढक देंगे। फिर ढकने के बाद हम हजारे से हल्की सिंचाई करते रहते हैं। इस तरीके से 7 से 8 दिन बाद हमारी जो
बीज हैं वे अंकुरित हो जाते हैं। बीज अंकुरित हो जाने के बाद हम जो इसमें सूखी हुई घास उसके ऊपर रखे हैं उस घास को हम शाम के समय हटा देते हैं, फिर अच्छी तरीके से हम देखभाल करते हैं। ठीक है, इस तरीके से नर्सरी तैयार करने के लिए हमें 6 से 7 सप्ताह की आवश्यकता होती है। 6 से 7 सप्ताह में पौधे रोपाई योग्य तैयार हो जाते हैं। रोपाई करने के लिए हम एक निश्चित दूरी पर रोपाई करेंगे, लाइनों में रोपाई करेंगे। पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर और साथ ही साथ अगर गहराई देखा जाए तो गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर की गहराई की आवश्यकता होती है। इस तरीके से हम रोपाई करते हैं। रोपाई करने के बाद हम हल्की सिंचाई अवश्य कर देते हैं। इसमें देखते हैं 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए कितने खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता होती है। खाद के लिए देखा जाए तो 200 से 250 कुंतल गोबर की खाद की आवश्यकता होती है। एक गोबर की खाद खेत की तैयारी के समय ही 15 दिन पूर्व खेतों में मिला दी जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी उर्वरक है, उर्वरक 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 100 किलोग्राम पोटास, ये जो मात्रा है ये मात्रा नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटास की पूरी मात्रा खेत तैयारी के अंतिम जुताई के समय हम खेतों में मिला देते हैं और उसके बाद जो नाइट्रोजन की बची आधी मात्रा होती है वह मात्रा हम रोपाई के 40 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में छिड़काव करते हैं। ठीक है, सिंचाई है, वैसे तो सिंचाई जब रोपाई करते हैं थोड़ा जल्दी करते हैं, लेकिन जब पौधे स्थापित अच्छी तरीके से लग जाएं तो अगर जाड़े का दिन, वैसे तो कई ऋतुओं में बोई जाती है, खरीफ रबी जायद तीनों ऋतुओं में बोई जाती है, लेकिन जब जाड़े की ऋतु में अगर है तो 12 से 15 दिन के अंतर पर हम सिंचाई करते हैं। अगर गर्मी के दिन है तो 7 से 8 दिन बाद हम सिंचाई करते रहते हैं। ठीक है, अब आगे है आपका खरपतवार का नियंत्रण। वैसे तो हम 3-4 निराई गुड़ाई करके प्याज में उगे खरपतवारों को निकाल लेते हैं। अगर उसके बाद भी खरपतवार उगते हैं तो हम रसायनों का छिड़काव करते हैं। ध्यान रहे, जब कंदों का निर्माण होना शुरू हो जाए तो निराई गुड़ाई नहीं करना चाहिए, इससे कंदों को कटने का भय रहता है। इसके लिए अगर रासायनिक रूप से हम खरपतवारों को नष्ट करना चाहें या उसके उगने से रोकना चाहें तो हम टोक E25 6 लीटर की मात्रा 1000 लीटर पानी में घोल करके रोपाई के बाद तुरंत हम छिड़काव कर देते हैं। इससे 45 दिन तक हमारे जो खरपतवार हैं, 1 वर्षीय खरपतवार नहीं उगते हैं। और दूसरा है वासालिन। वासालिन का जो है 1 किलोग्राम सक्रिय अवयव लेकर के हम खेत की तैयारी करते समय अंतिम जुताई की मिट्टी में मिला देते हैं। इसी से भी 1 वर्षीय खरपतवार नहीं उगते हैं। ठीक है, आगे आपके है खुदाई। खुदाई के लिए जब देखें कंद पूरी तरह से विकसित हो चुका हो और वह पत्तियां या पौधे 70% सूख चुके हो तो हम क्या करते हैं, उसको पैर से दबा देते हैं। पैर से दबा देने से एक बिलगन परत बन जाती है। जैसे पौधा आपका यही खड़ा है, जो हम पैर से दबा देते हैं एक बिलगन परत यहीं बन जाती है। यही जो बिलगन परत बन जाती है, यही जो बिलगन परत बनी हुई होती है तो यह आप पौधे को सड़ने से बचाती है या अंकुरण से बचाती है। अगर ऐसा ना हो सके तो हम खुदाई के 15 दिन पूर्व, फसल की खुदाई के 15 दिन पूर्व मैलिक हाइड्रॉक्साइड MH मैलिक हाइड्रॉक्साइड का छिड़काव कर देते हैं। ऐसा करने से हमारी फसल जल्दी पक जाती है और साथ ही साथ खुदाई के बाद भंडारण के समय प्याज में अंकुरण नहीं होता और वह
हमारे भंडारण में सड़ती नहीं है इस मैलिक हाइड्रोक्साइड के कारण। इसको हम क्या करते हैं, छिड़काव कर देंगे। इतना सब करने के बाद जब हमारी फसल तैयार हो जाए तो हम फसल की, अगर ऊपर है प्याज की गांठें तो हाथों से उखाड़ दिया जाता है। अगर भूमि में नमी नहीं है, कड़ी परत हो गई है, तो हम कुदाल से खुदाई कर लेते हैं। ठीक है। अब वो इसमें एक शब्द आता है बोल्टिंग, बता दें। पुष्प डंठल का निकलना बोल्टिंग कहलाता है। आपने देखा होगा प्याज की रोपाई हम कर दिए, कुछ दिन बाद उसमें से डंठल निकल आते, उसमें से फूल भी निकल आते हैं। ये जो डंठल होता है कंदों के विकास को रोक देता है, और जो इसके अगर बीज इसमें से निकल आए, ये जो बीज होते हैं एकदम निम्न कोटि के होते हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। इस तरीके से बोल्टिंग कह लीजिए, पुष्प डंठल का निकलना ही बोल्टिंग कहलाता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम फसल को बहुत पहले रोपाई कर दें, फसल को बहुत पहले रोपाई कर दें, या फसल में अधिक नाइट्रोजन डाल दें, अथवा अधिक तापमान में गिरावट हो जाए फसल रोपाई के समय, तो ऐसी संभावनाएं बोल्टिंग से ज़्यादा बनती हैं, तो बोल्टिंग संभावित बन जाती है। ठीक है। उपज हम देखते हैं आगे। उपज आपकी है एक अच्छे तरीके से खेती की हुई प्याज की 1 हेक्टेयर की उपज होती है लगभग 200 से 250 कुंतल प्रति हेक्टेयर। अगर उसमें हरी प्याज की उपज देखी जाए 60 से 75 कुंतल हरी प्याज प्राप्त हो जाती है, जो सब्जी के रूप में अलग से पहले उपयोग कर लेते हैं हम। अब भंडारण है आपका। भंडारण में 0 सेंटीग्रेड तापमान पर और आपके 70 से 65% आपेक्षिक आर्द्रता पर हम 4 से 5 माह तक भंडारित कर सकते हैं। अगर हमें घर पर भंडारण करना हो तो हम बांस की फट्टियों पर लगा करके परत बाई परत 10 सेंटीमीटर मोटाई में रखते हैं, तो ताकि नीचे से हवा का भी आवागमन बना रहे, या बालू के ऊपर और जो या कच्चे मकानों में इसका भंडारण करते हैं। लेकिन किसी भी दशा में जहां अगर ज़मीन पर हम भंडारण कर रहे हों तो नमी नहीं होनी चाहिए, वैसे सूखी घासों पर भी भंडारण किया जा सकता है। अगली वीडियो में आपको हम सब लहसुन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।